आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नई यूनिट इकोलॉजी, और जिसमें 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वेटेज की बात करें तो लगभग 3-3 क्वेश्चन सभी चैप्टर से आएंगे, तो 9 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना इकोलॉजी से है। पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पुरानी एनसीईआरटी में इसमें कुछ पोर्शन पहले दिया हुआ था, अभी नई एनसीईआरटी में वो पोर्शन नहीं दिया है, तो जितना दिया है उतना ही पढ़े, क्योंकि नई एनसीईआरटी से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ विशेष नहीं है, इसमें हाउ एंड व्हाई टाइप के क्वेश्चन है, लिखा है हाउ एंड हाउ टाइप क्वेश्चन एंड क्या व्हाई टाइप क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहें तो कॉम्प्लेक्सिटी के वेरियस लेवल्स हैं, जैसे माइक्रोमॉलिक्यूल के लेवल पर, फिर सेल के लेवल पर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम्स। एक क्वेश्चन ये है, बाकी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट which studies क्या interaction among the organism and interaction between organism and its physical environment। ठीक है, इकोलॉजिकली बेसिकली कंसर्न करती है यहाँ 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और 4 लेवल में ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, पॉपुलेशन के, कम्युनिटी के और बायोम के। लिखा है इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन के लेवल पर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहली हेडिंग पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में सबसे पहली पार्ट है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो बस ये याद रखिएगा कि कौन कौन से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होते हैं। तो 2-3 खास बातें हैं। देखिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में एक होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, और एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पॉपुलेशन की होती है बर्थ रेट, जबकि इंडिविजुअल की, हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल का होता है बर्थ, इंडिविजुअल की बर्थ है। इंडिविजुअल का डेथ होती है, इंडिविजुअल का कोई ना कोई सेक्स होता है, वो मेल या फीमेल सेक्स होगा, और इंडिविजुअल की एक निश्चित एज होती है। पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि उसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज में कितने लोग हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कौन है, या रिप्रोडक्टिव में कौन है। तो ये क्वेश्चन खूब आता है। इधर जो हमने प्रॉपर्टी लिख रखी है ये पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है, और इधर जो हमने लिख रखा है ये इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, डेथ होता है, सेक्स होता है, एज होता है। ठीक है, इंडिविजुअल का भी साइज होता है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का भी साइज होता है, या उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में 1 नंबर पर बर्थ रेट है, 2 नंबर पर डेथ रेट है, 3 पर सेक्स रेशियो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्या है, साइज या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं। इन नेचर वी रेयरली फाइंड एंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। क्यों? मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइव इन ग्रुप एज वेल इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। जहाँ पर साझा करते हैं या कंपटीट करते हैं, किसके लिए? सिमिलर रिसोर्स के लिए। पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, दस कॉन्स्टिट्यूट क्या? पॉपुलेशन। ऐसा ग्रुप जिसमें इंटरब्रीडिंग हो रही हो उसको हम लोग कहते क्या है? पॉपुलेशन। आल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग किस पर अप्लाई होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेक्सुअल की अगर बात करेंगे तो फिर उनका क्या करोगे? तो ए सेक्सुअल वालों को भी हम क्या मानते हैं? पॉपुलेशन मानते हैं। ऑल द
एग्जाम्पल देखो, ऑल द कार्मोरेंट्स इन वेटलैंड, या रैट इन अबंडेंट ड्वेलिंग, या टीक वुड ट्री इन ए फॉरेस्ट ट्रैक, या बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, या लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्या, पॉपुलेशन. इन अर्लियर चैप्टर यू हैव learn that although an individual organism is one that has to cope with change environment, it is at the population level natural selection क्या करता है, ऑपरेट. तो याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, पॉपुलेशन के लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट. Population ecology is an important area because it links ecology to the population genetics. A population has certain attribute whereas, जबकि एक इसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास वो सब नहीं होता. कौन कौन से, वो मैंने भी आपको बता दिया था. एन इंडिविजुअल की होती है बर्थ और होता है डेथ, लेकिन पॉपुलेशन की होती है बर्थ रेट और डेथ रेट. इन ए पॉपुलेशन रेट रिफर्स टू पर कैपिटा है बेटा, पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ. पर कैपिटा का मतलब जो इनिशियल वैल्यू है. जैसे मान लेते हैं पॉपुलेशन में भी 10 लोग हैं और साल भर बाद वो 12 लोग हो गए, तो 2 लोग बढ़े हैं 10 लोगों पर. मान लेते हैं पॉपुलेशन में 100 लोग हैं और साल भर में 10 ही लोग बढ़े, तो 10 लोग बढ़े हैं 100 लोगों पर. तो पर कैपिटा का मतलब है इनिशियल वैल्यू कितनी थी. रेट हेंस एक्सप्रेस आर चेंज इन द क्या, नंबर, चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन. जो शुरुआत में लोग थे उसके रेस्पेक्ट में बर्थ रेट डेथ रेट निकल जाती है. इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे किसी पॉन्ड में कितने लोटस हैं, 20 लोटस प्लांट हैं लास्ट ईयर. रिप्रोडक्शन के बाद कितने 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए, तो करंट पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई, 28. तो अगर हम बर्थ रेट निकालेंगे तो जितने ऐड हुए हैं, ऐड कितने हुए हैं बेटा, 8, और कितनी पॉपुलेशन शुरुआत में थी, 20. तो 8/20 इसकी बर्थ रेट होगी. इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा. 0.4 ऑफ स्प्रिंग, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. तो बहुत साफ साफ लिखा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए. कितनी, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. इसी तरीके से अगर 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइज हो गई ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, तो यहाँ डेथ रेट निकालेंगे. तो कितने की डेथ हुई है, 4 कितने में, 40 में. तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा. अब 0.1 आंसर लिखा किस जगह, वो देखो लिखा है 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. तो बर्थ रेट और डेथ रेट की जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है. बर्थ रेट की भी क्या है, इंडिविजुअल पर जितने थे पर टाइम होगा. जैसे यहाँ देखो लिखा है 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, यहाँ क्या है 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. Another attribute characteristic of the population is the sex ratio. और सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, इंडिविजुअल इन आइदर, या तो क्या होंगे मेल और क्या होंगे फीमेल. लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगा, सेक्स रेशियो. जैसे 60% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, फीमेल, इसका मतलब 40% क्या होंगे, मेल. ऐसे ही एज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा. एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखो परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज या एज ग्रुप. मान लेते हैं 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से कितने परसेंट इंडिविजुअल किस एज ग्रुप में है, कितने लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, कितने लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव से पहले मतलब प्री रिप्रोडक्टिव में हैं, और कितने लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव के बाद मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं. प्लॉट फॉर पॉपुलेशन रिजल्टिंग ए स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, एज पिरामिड. अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया जाए तो क्या बनेगा, एज पिरामिड. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड क्या शो करते हैं, तो आंसर तो करोगे एज डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं किसका, मेल और फीमेल. इन ए डायग्राम शेप ऑफ पिरामिड, जो शेप ऑफ पिरामिड होता है वो ये बताता है
कि ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस क्या है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या पॉपुलेशन स्टेबल है या पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग। कैसे, अभी शेप से आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखो अगर शेप ऐसा बना है, देखिए इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा हैं, किसकी तुलना में, रिप्रोडक्टिव। इनका बहुत रोल नहीं होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ में, पॉपुलेशन की ग्रोथ में पोस्ट रिप्रोडक्टिव का बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का रोल होता है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो किससे, रिप्रोडक्टिव से, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो किससे, रिप्रोडक्टिव से, तो ये एक्सपेंडिंग है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव, ध्यान से देखो तो जितने प्री रिप्रोडक्टिव उतने ही क्या है, रिप्रोडक्टिव। तो जितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं अगर उतने ही क्या हो, रिप्रोडक्टिव हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टेबल। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो किससे, रिप्रोडक्टिव से, तो हम क्या कहेंगे, डिक्लाइनिंग। सिर्फ 3 क्वेश्चन। एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एज पिरामिड बनेगा और एज पिरामिड हमको आइडिया दे देगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस कैसा है। अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये पता चले कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं किनसे, रिप्रोडक्टिव से, तो वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल हैं तो वो स्टेबल पॉपुलेशन होगी। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो किससे, रिप्रोडक्टिव से, तो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन कहो या इसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं, ये भी हमको टेल्स अस अबाउट इट्स स्टेटस इन हैबिटेट। Whatever ecological process we wish to investigate in population, be it outcome of the competition from the with the other species, the impact of predator या effect of या pesticide application, we always evaluate them in term of any change। किसी प्रकार का चेंज हो किसके, पॉपुलेशन के साइज में। साइज इन नेचर कुड बी, हो सकता है कि बहुत कम हो, जैसे लेस देन 10 किसकी होती है, तो याद रखिएगा साइबेरियन क्रेन की, कहाँ, भरतपुर वेटलैंड। तो याद रखिएगा साइबेरियन क्रेन कहाँ पाई जाती है, तो आंसर देंगे भरतपुर वेटलैंड पे। ऐसे ही किसी की पॉपुलेशन की साइज की संख्या मिलियन में हो सकती है, जैसे किसी क्लेमाइडोमोनास किसी पर्टिकुलर पॉन्ड में। पॉपुलेशन का साइज को टेक्निकली पॉपुलेशन की डेंसिटी कहते हैं और इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। नीड नॉट नेसेसरली टू मेजर्ड इन नंबर, पॉपुलेशन का साइज मेजर करने के लिए सिर्फ नंबर के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं। यद्यपि टोटल नंबर, ये अंडरलाइन कर लो, टोटल नंबर इज जनरली मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर क्वेश्चन पूछेगा पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने का मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, तो आंसर हम दे देंगे टोटल नंबर। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां टोटल नंबर मीनिंगलेस हो जाता है या टोटल नंबर बहुत डिफिकल्ट होता है टू डिटरमाइन। इन एन एरिया 200 कैरेट ग्रास या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पूरा नाम बेटा याद रखिएगा, पार्थेनियम को कैरेट ग्रास कहते हैं, हिस्टेरोफोरस होता है। लेकिन केवल एक सिंगल ह्यूज क्या लगा है, बनियान ट्री, जिसकी बहुत बड़ी कैनोपी है। तो ये बताता है कि अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें इसकी बनियान की, तो ये बहुत कम है किसकी तुलना में, कैरेट ग्रास की तुलना में। किस रेस्पेक्ट में, जब हम नंबर की बात करें, नंबर भाई उसका 1 है, उसके 200 हैं, लेकिन अगर हम साइज की वही बात करेंगे या बायोमास की बात करेंगे तो बायोमास में बनियान का ज़्यादा होगा और कैरेट ग्रास का कम हो जाएगा। ये सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह नंबर का उतना महत्व नहीं होता है, हमको बायोमास को भी ध्यान देना होता है। इनॉर्मस रोल ऑफ बनियान इन दैट कम्युनिटी, इन सच केस परसेंट कवर, इस केस में जो परसेंट कवर है या जो बायोमास है वो मोर मीनिंगफुल है किसके रेस्पेक्ट में, मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन के साइज को मेजर करने में ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ही ध्यान दोगे, हमको बायोमास को भी देखना पड़ेगा, परसेंट कवर भी देखना पड़ेगा।
टोटल नंबर इज नॉट एन इजिली एडाप्टेबल मेजर इफ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ऐसे केस में टोटल नंबर बहुत मुश्किल है और काउंटिंग हमेशा क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल, या गिनोगे भी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी। इफ यू हैव ए डेंस लेबोरेटरी कल्चर इन ए बैक्टीरिया, बताओ कैसे काउंट करोगे, तो इस केस में डेंसिटी परसेंट कवर या परसेंट बायोमास से मेजर कर सकते हैं। Sometime for a certain ecological investigation there is no need to know absolute population. एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नापना हर जगह संभव नहीं होता है, तो वैसे केस में हम क्या मेजर कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी मेजर कर लेते हैं। इसका भी उतना ही पर्पज होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे नंबर ऑफ फिश काट पर ट्रैप, एक जाल फेंका गया उसमें कितनी फिश आई, तो अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एक बार में ज़्यादा पकड़ में आएंगे, और पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी तो एक बार में कम पकड़ में आएंगी। तो टोटल किसी पर्टिकुलर लेक में या रिवर में टोटल पॉपुलेशन फिश की कितनी है ये निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक जाल में कितनी फिश पकड़ में आती है उससे हमको क्या अंदाजा लग जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का तो अंदाजा लग ही जाएगा। वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली, हम इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। क्वेश्चन पूछेगा क्या बिना एक्चुअल काउंटिंग के पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, तो हाँ मेजर कर सकते हैं। कैसे, देखो टाइगर की जो गणना होती है, टाइगर सेंसेज इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इस किस पर बेस्ड है, तो ये टिक कर लो, ये नीट में आने वाला सवाल है। किस पर बेस्ड है, तो आंसर देंगे पग मार्क पर, और किस पर, फीकल पिलेट्स पर। ठीक है, तो पग मार्क और फीकल पिलेट्स पर। पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन एनी स्पीसीज इज नॉट ए क्या, स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप चेंजिंग विद द टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, जिसमें फूड आएगा, प्रीडेटर प्रेशर आएगा, एडवर्स वेदर आएगा। इन फैक्ट इन दीज चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी गिव अस सम आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो चेंज आ रहा है वो भी हमको बताएगा कि पॉपुलेशन में हो क्या रहा है। देखो ये पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। व्हाट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन, हमेशा 4 बेसिक प्रोसेस है। तो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो साइज है उसमें जो चेंज आएगा उसमें 4 बेसिक प्रोसेस हैं। कौन सी, देखो उन 4 बेसिक प्रोसेस में एक का नाम नाटालिटी है, एक का नाम मॉर्टेलिटी है, एक का नाम आई माइग्रेशन है, एक का नाम इमिग्रेशन है। क्या देखो इसमें से जो 2 हैं, कौन सी, नाटालिटी और आई माइग्रेशन, ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें, इंक्रीज में, जबकि 2 मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं डिक्रीज में। नाटालिटी क्या है, तो नाटालिटी को बर्थ रेट कहते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड पॉपुलेशन, ये ऐड करेगा। मॉर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। आई माइग्रेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कम इनटू लिखा है द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग ए टाइम, आ जाए तो आई माइग्रेशन लिखा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन वो लेफ्ट द हैबिटेट, जो हैबिटेट को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं ड्यूरिंग टाइम। तो इस सीधी सी बात, नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन टाइम ये नाटालिटी है, नंबर ऑफ डेथ इन गिवन टाइम ये मॉर्टेलिटी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम इन हैबिटेट ये आई माइग्रेशन है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल गो आउट फ्रॉम हैबिटेट ये ई माइग्रेशन है। इसमें से 2 हैं जो ऐड करेंगे और 2 हैं जो घटाएंगे। पॉपुलेशन की डेंसिटी में ऐड कहां से होगा, नाटालिटी से, और कहां से, आई माइग्रेशन से, और डिलीट कहां से होगा, मॉर्टेलिटी से और ई माइग्रेशन से। इसी नाते ये फार्मूला याद रखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी NT+1 कितनी होगी, तो कहोगे इनिशियल टाइम पर जितनी पॉपुलेशन होगी उसमें बर्थ और आई माइग्रेशन आपस में जोड़ दीजिए,
डेथ और इमाइग्रेशन आपस में जोड़ दीजिए और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो इनिशियल में जोड़ दीजिए। कह रहा यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। कब बढ़ेगी? अगर बर्थ और नंबर ऑफ आई माइग्रेशन क्या हो, अगर बर्थ प्लस आई माइग्रेशन ज्यादा हो किससे? डेथ प्लस ई माइग्रेशन। अगर ऐसी कंडीशन है तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी, और अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज घटेगा। फिर से पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी अगर बर्थ और आई माइग्रेशन ज्यादा है किससे? डेथ और ई माइग्रेशन से। किसी सामान्य कंडीशन में बर्थ और डेथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? पॉपुलेशन की डेंसिटी को। लेकिन दो जो फैक्टर और हैं, एज्यूमिंग इनका भी इंपॉर्टेंस अंडर स्पेशल कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल टिक कर लो, अगर न्यू हैबिटेट में जस्ट कॉलोनाइज्ड है, ऐसी कोई पॉपुलेशन जो किसी नए हैबिटेट में तुरंत आई है, तो उस केस में आई माइग्रेशन कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू द पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा बर्थ रेट से महत्वपूर्ण आई माइग्रेशन कब हो जाएगा, तो कहोगे जब न्यूली कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस केस में आई माइग्रेशन बर्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉडल, किस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रो कर सकती है उसको ग्रोथ मॉडल कहते हैं। डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद द टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न? वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट द अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way, or show some restraint on the growth. Perhaps we can learn a lesson from nature or how to control population growth. तो कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं है। दो प्रकार के ग्रोथ मॉडल हैं, पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। लिखा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए? ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अनइम्पीडेड का मतलब बेरोक टोक, बिना बेरोक टोक कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहे, उसके लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। आइडियली व्हेन रिसोर्स इन एन हैबिटेट आर, ये अंडरलाइन कर लो, अनलिमिटेड। जब ये अनलिमिटेड होगा, जब रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे तभी कौन सी ग्रोथ मिलेगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। ईच स्पीसीज हैज एबिलिटी टू रियलाइज fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection. Then population grows in an exponential, या इसको हम लोग कहते क्या है? जियोमेट्रिक फैशन। ध्यान से सुनेंगे, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन में तभी ग्रो करेगी जब क्या होगा? रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे। इफ ए पॉपुलेशन साइज को हम लोग n से इंडिकेट करें, बर्थ रेट को हम लोग b से इंडिकेट करें, ये लिखा है बर्थ रेट नॉट की टोटल नंबर बर्थ पर कैपिटा। ये बर्थ रेट है ना टोटल नंबर है, जबकि है क्या? ये टोटल नंबर नहीं है, जबकि क्या है? बर्थ पर कैपिटा। बर्थ पर कैपिटा को ही तो कहते हैं। तो बर्थ रेट को b से, डेथ रेट को d से, तो इंक्रीज या डिक्रीज इन n ड्यूरिंग ए यूनिट, एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं dn/dt। तो dn/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और गुणे क्या? इनिशियल डेंसिटी। बर्थ माइनस डेथ को r से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब है कि dn/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? rn हो जाएगा। इस केस में जो r है, इस केस में जो r है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज,
प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को इंट्रिंसिक इंक्रीज या इंट्रिंसिक रेट कहते हैं। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है चूजन फॉर क्या, असाइनिंग ए इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ पर किसी बायोटिक या ए बायोटिक फैक्टर का जो इम्पैक्ट है, अगर उसको असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा, आर। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वैल्यू कितनी होती है, तो आर वैल्यू नॉर्वे रेड की आर वैल्यू याद रखिएगा 0.015 होती है, फ्लोर बीटल की कितनी होती है 0.12 होती है। 1981 में आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन की कितनी थी 0.0205 थी। फाइंड आउट करंट आर वैल्यू, तो करंट आर वैल्यू ना देखो, फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। The above equation describe the exponential or geometric growth pattern of population। ऐसे केस में जो ग्रोथ पैटर्न का जो कर्व बनेगा वो कौन से शेप का होगा, तो याद रखेंगे जे शेप का। When we plot n in relation to the क्या time, if you familiar with the basic calculus you can derive the integral form। तो इंटीग्रल फॉर्म अगर निकालेंगे तो nt इक्वल टू n0 ERT होगा। इसमें nt क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम, n0 क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम 0, r क्या है, इंट्रिंसिक रेट, और e क्या है, ये नेचुरल लॉगरिथम। इसकी वैल्यू ये भी नीट में बेटा पूछी जा चुकी है, ठीक है। अगर डायग्राम को देखें तो जो ये रेड वाला बना हुआ है, ये जो रेड वाला बना हुआ है यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है, और ये फार्मूला dn/dt इक्वल टू Rn है। लेकिन ये तभी संभव है जब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर, ये तभी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है जब क्या हो, अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच टू क्या, इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम। डार्विन शोज हाउ इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल जैसे कि क्या, एलिफेंट भी इनॉर्मस नंबर में पहुंच सकता है इन एब्सेंस ऑफ चेक्स फॉलोइंग एन anecdote populatory married in domestic demonstrated dramatically how fast a huge population could be built up या growing exponentially। तो कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देखो ज्यादा नहीं, केवल गिनती के सवाल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सवाल बताओ, तो पहला सवाल तो यही है कि जब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ये कब होता है, जब अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है, जे शेप होता है। फार्मूला क्या होता है, dn/dt इक्वल टू Rn होता है। इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, तो nt इक्वल टू n0 ERT होता है। इसमें r की वैल्यू याद रखिएगा, नॉर्वे रेट की कितनी होती है, फ्लोर बीटल की कितनी होती है। लेकिन जरा सा अगर चेंज करेंगे, ये बीच में पैराग्राफ है, इसका क्वेश्चन नहीं है, वो राजा साहब की कहानी दी है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ लिखा है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल क्या, अनलिमिटेड। दुनिया में कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और क्या हो सके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सके। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ क्या शुरू हो जाएगा, कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। तो फिर जब फिर कंपटीशन होगा तो जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वही क्या करवाएगा, सरवाइव करेगा, और वही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट दैट इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट विदिन ए व्यू टू लिमिट द ह्यूमन पॉपुलेशन। इन नेचर a given habitat has enough resource to support the maximum possible number। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी भी पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है, बियॉन्ड व्हिच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इस लिमिट को, जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर की जो लिमिट है, इसी को कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, और इसको के से इंडिकेट करते हैं, इन ए स्पीसीज या फॉर ए स्पीसीज इन ए हैबिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, इसको टिक कर लीजिए।
किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम पॉसिबल संभव संख्या होती है उसके ऊपर वो नहीं बढ़ सकती है, उसी को कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। मान लेते हैं कि किसी पॉपुलेशन की नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी 10 लाख है, इसको आप एग्जाम्पल से समझो, और मान लेते हैं उस पॉपुलेशन के अभी केवल दुनिया में 10,000 लोग हैं। आप समझो, अभी 10,000 लोग हैं और उनकी कैरिंग कैपेसिटी 10 लाख है। तो देखो, अगर ये 10,000 से बढ़ करके 50,000 हो जाएं तो अभी संभावना बची है, अभी बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि ये 1 लाख हो जाए तो अभी भी संभावना बढ़ी है। मान लेते हैं कि 5 लाख हो जाएं बढ़ के, तो अभी भी संभावना बढ़ी हुई है। लेकिन अगर बढ़ के कितने हो जाएं, 10 लाख हो जाए, तो अगर किसी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी जो n है वो बढ़ते 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 किसके बराबर पहुंच जाए, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच जाए, तो बस अब इसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। तो जिस दिन पॉपुलेशन डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, उसी दिन पॉपुलेशन की ग्रोथ बंद हो जाएगी। मतलब dn/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान, अच्छी क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के पास उसकी एक नेचर कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है, उसके बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे किसी पॉपुलेशन में भी 10,000 लोग हैं, बढ़ के 50,000 हो गए, बढ़ के 1 लाख हो गए, बढ़ के 5 लाख हो गए, अभी भी ग्रोथ की संभावना है। बढ़ के कितने हो गए, 10 लाख। एक बार ये 10 लाख हो जाएंगे उसके बाद इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते 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 किसके बराबर हो गई, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होगी। तो जिस दिन पॉपुलेशन की डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी उसी दिन पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाएगी, और इसको कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एसिम्प्टोट हो गई है। ठीक है, या dn/dt इक्वल टू 0 हो गया। तो ये अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन एन हैबिटेट विद क्या, लिमिटेड रिसोर्स। अगर लिमिटेड रिसोर्स होगा तो यहाँ कौन सी ग्रोथ होगी, तो कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। में शुरुआत में, इसमें शुरुआत में कौन सी होगी, तो आंसर देंगे लैग फेज। उसके बाद कौन सी फेज होगी, तो कहोगे फेज ऑफ एक्सीलरेशन होगा। उसके बाद कौन सी होगी, फेज ऑफ डिक्लेरेशन होगा। और फिर फाइनली क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन याद रखें कि किसी लॉजिस्टिक ग्रोथ में कितनी फेज होती हैं, तो आंसर देंगे 4 फेज होती हैं। सबसे पहले लैग फेज होती है, फिर एक्सीलरेशन फेज होती है, फिर डिक्लेरेशन फेज होती है, और फाइनली क्या हो जाती है, एसिम्प्टोट हो जाती है। कब एसिम्प्टोट हो जाएगी, तो लिखा है जब कभी पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब n बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगी किसके बराबर, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जब कभी n बराबर किसके हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। एसिम्प्टोट होने का मतलब है कि dn/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 0 कैसा है, ये फार्मूला आप याद रखो। आप इमेजिन करो कि k माइनस n लिखा है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये नेट 0 हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dn/dt इक्वल टू 0, और इसी को कहेंगे एसिम्प्टोट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला नहीं भूलेंगे, dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n/k। ठीक है, तो k माइनस n/k लिखो या 1 माइनस n/k लिखो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तो लिख सकते हो। dn/dt इक्वल टू rn 1 माइनस n/k, ये भी लिख सकते हो। अगर ये बराबर होंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 गया 0 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब ये टोटल वैल्यू 0 होगी तभी क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी, जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे। कितने फेज होंगे, 4 फेज होंगे। कौन कौन सी, इनिशियल में लैग फेज होगा, फिर एक्सीलरेशन फेज होगा, फिर डिक्लेरेशन फेज होगा, और फाइनली एसिम्प्टोट हो जाएगा।
जब ये एसिम्पटोट होगा उसका मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बढ़ते 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 किसके बराबर हो गई है, तो आंसर देंगे कैरिंग कैपेसिटी, मतलब n बढ़ के किसके बराबर हो गई, k के बराबर हो गई है। ऐसे केस में जो कर बनेगा वो कैसा होगा, सिग्मॉइड होगा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को कहते क्या है, तो वर्लेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। और इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, या dn अपॉन dt इक्वल टू rn 1 माइनस n अपॉन k। चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए और चाहे ये वाला फार्मूला आ जाए। एसिम्पटोट कब होगी, जब एसिम्पटोट कब होगी, जब n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, k के बराबर हो जाएगी। यहाँ n क्या है, हाँ ग्राफ देख लो, डायग्राम देख लो बेटा, ये डायग्राम बना हुआ है और ये जो है ये जो है ये एसिम्पटोट वाली है सिग्मॉइड, इसमें dn अपॉन dt rn माइनस k है। n क्या है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r क्या है, तो r वही है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल की, और k क्या है, तो k कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, since resource for growth for most animal population are finite and become limiting जल्दी ही क्या, sooner or later, logistic growth curve model is more realistic one। कहते हैं from the government census data last hour, और तेरा पता करो ग्रोथ का पैटर्न क्या है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पॉपुलेशन इवॉल्व, पॉपुलेशन हमेशा इवॉल्व करती है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और इसी को कहते क्या है, डार्विनियन फिटनेस, और जिसकी आर वैल्यू क्या होगी, हाई। तो ये बात टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डार्विनियन फिटनेस का मतलब है हाई आर वैल्यू इन एन हैबिटेट इनविजिलर अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, जब कोई पर्टिकुलर प्रेशर होगा, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, क्योंकि जीवन बचाए रखने का केवल एक ही तरीका है कि जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे बच्चे इस लायक हों कि उस अनफेवरेबल कंडीशन को अडॉप्ट कर सके। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, केवल एक बार करते हैं। क्या होता है इसमें, एग्जाम्पल देखो, पैसिफिक सलमन फिश है, इसमें बम्बो है, जबकि कुछ लोग ब्रीड करते हैं क्या, मेनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जैसे बर्ड एंड मैमल। एक क्वेश्चन तो यही मिल गया कि कौन है जो जीवन में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन है जो जीवन में कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एक बार में कौन है, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैसिफिक सलमन फिश और बम्बो, और कई बार में कौन से, बर्ड और मैमल। सम कुछ प्रोड्यूस करते हैं क्या, लार्ज नंबर, ढेर सारे नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, नंबर ज्यादा है, साइज क्या है, छोटा है। फिर से पढ़ लेते हैं, लार्ज नंबर है, स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं, स्मॉल नंबर है लेकिन लार्ज साइज है। तो दो अलग अलग बातें हैं, लार्ज नंबर स्मॉल साइज और स्मॉल नंबर लार्ज साइज। ठीक है, तो लार्ज नंबर स्मॉल साइज के एग्जाम्पल ओएस्टर हैं, पेलाजिक फिशेज हैं, जबकि स्मॉल नंबर लार्ज साइज के एग्जाम्पल बर्ड और मैमल है। which is described for the maximizing fitness. Ecologists suggest that क्या, history trait of an organism have evolved in relation to क्या, constraint imposed by the abiotic। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का पर्पज, बढ़ाने का पर्पज जो यहाँ है कि सभी ऑर्गेनिज्म कुछ इस प्रकार से इवॉल्व करते हैं कि वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से आसानी से इंटरेक्ट कर सके और सरवाइव कर सके। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। अभी तक बेटा जो हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, देखो क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ा है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, फिर हम लोगों ने पढ़ा है पॉपुलेशन की ग्रोथ, फिर हम लोगों ने पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल पढ़े हैं, और ग्रोथ मॉडल के बाद हम लोगों ने हेडिंग पढ़ी है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इतने हेडिंग से कम एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, दूसरा, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन या कभी कभार 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है पॉपुलेशन इंटरेक्शन।
ऐसा कोई पेपर बना नहीं है जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्वेश्चन ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कम से कम 2 क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसमें देख लेते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय जस्ट सिंगल स्पीसीज। कहो नहीं, ऐसा सोच नहीं सकते हैं। देयर इज नो सच हैबिटेट इन ए सच ए सिचुएशन इवन इनकन्वेंसिबल। ऐसा संभव नहीं है कि केवल सिंगल स्पीसीज कहीं पाई जाए। फॉर एन स्पीसीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज। कम से कम एक और स्पीसीज होनी चाहिए। वन मोर species on which it can feed. Even a plant species which make its own food cannot survive alone. Plant भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता है। It needs soil microbe to break down the organic matter in the soil and return the inorganic nutrient for absorption. कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट अपना फूड बना सकते हैं वो भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। पॉलिनेशन के लिए भी एनिमल चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रोब हो, डू नॉट एंड कैन नॉट लाइव इन एन आइसोलेशन बट इंट्रैक्शन इन वेरियस वेज टू फॉर्म क्या बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इवन in minimum community many interactive linkage exist although all may not be readily appeared। इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। पहला, किसी भी हैबिटेट में सिंगल स्पीसीज नहीं रहती है, कम से कम एक स्पीसीज और चाहिए जिस पर वो फीड कर सके। प्लांट भी अकेले जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनको भी एनिमल की या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ की आवश्यकता होती है। ये टिक कर लो। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। दे कुड भी हो सकता है इंटरेक्शन का रिजल्ट बेनिफिशियल हो या डेट्रीमेंटल हो या न्यूट्रल हो। नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन स्पीसीज। इसमें जो प्लस साइन है वो बेनिफिशियल के लिए है, माइनस जो साइन है वो डेट्रीमेंटल के लिए, जीरो साइन किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। चलिए सारे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल आ ही जा रहा है। अगर दोनों स्पीसीज प्लस में हैं, मतलब दोनों बेनिफिशियल हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म है। दोनों स्पीसीज डेट्रीमेंटल है तो ये कंपटीशन। इंटरेक्शन किस प्रकार का है, कंपटीशन है। एक स्पीसीज बेनिफिशियल है, दूसरी डेट्रीमेंटल है तो ये प्रेडेशन है। एक स्पीसीज बेनिफिशियल, दूसरी डेट्रीमेंटल तो ये पैरासिटिज्म। तो इन दोनों का कॉमन है क्या, एक बेनिफिशियल और एक डेट्रीमेंटल। एक बेनिफिशियल है, दूसरी न्यूट्रल है तो ये कमेंसलिज्म हो सकता है। एक डेट्रीमेंटल है और दूसरी न्यूट्रल है तो ये अमेंसलिज्म होगा। बोथ द स्पीसीज बेनिफिटेड, दोनों फायदे में है किसमें, म्यूचुअलिज्म में, एंड दोनों लॉस में है किसमें, कंपटीशन में। ठीक है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीसीज क्या है, बेनिफिट। जो बेनिफिट है वो पैरासाइट है या प्रेडेटर है, और जो इंटरेक्टिंग अदर स्पीसीज है वो क्या, डेट्रीमेंटल, और वो या तो होस्ट होगा या तो प्रे होगा। इंटरेक्शन, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। इसको कहते क्या है, कमेंसलिज्म। और अमेंसलिज्म क्या है कि एक स्पीसीज तो हार्म्ड है जबकि अदर स्पीसीज क्या है, अनएफेक्टेड है। ये पॉइंट भी टिक कर लीजिए। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर क्या, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या, इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंटरेक्शन में इंटरेक्टिंग स्पीसीज का एक साथ रहना अनिवार्य है। तो आंसर क्या देंगे,
predation, parasitism and commensalism. What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if community has no animal to eat? Can you think of predation as a ठीक कर लो बेटा important है predation as a natural way of क्या transferring energy to higher trophic level that energy fixed by plant. जो एनर्जी प्लांट के द्वारा फिक्स की गई है वो हायर ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफर की जाएगी किस प्रोसेस के द्वारा? तो आंसर देंगे प्रीडेशन. व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग तुरंत सोचते हैं टाइगर और डियर, लेकिन अगर कोई स्पैरो ईट कर रही सीड की तो ये भी क्या है? प्रीडेशन ही है. आल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट भी, जिसको हम हर्बीवोरस कहते हैं, सेपरेटली हर्बीवोरस कहते हैं, ये भी वास्तव में क्या है? प्रीडेटर है. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में केवल एक सवाल मिला, क्या? प्रीडेशन वो फिनोमेना है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है हायर ट्रैफिक लेवल. Beside acting as conduit for energy transfer, beside acting as conduit for इसके लिए एनर्जी ट्रांसफर across ट्रैफिक लेवल, प्रीडेटर प्ले क्या और भी रोल. जैसे पहला राम है कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं. बट फॉर प्रेडेटर प्रे स्पीसीज अचीव क्या? वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड काज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी. अगर प्रे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इकोसिस्टम की इनस्टेबिलिटी हो जाएगी. इसका मतलब है, एग्जाम्पल देखो, जब कभी एक एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर गई किसी जियोग्राफिकल एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव हो जाए और बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी फास्ट. क्यों? क्योंकि क्या नहीं था वहाँ पर? उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था. इसका एग्जाम्पल देख लो, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में कब? 1920s में, और ये स्प्रेड कर गई मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में. क्यों? क्योंकि इन्वेजिव कैक्टस का कोई वो नहीं था, प्रेडेटर नहीं था. इसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या लाया गया? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जो कि क्या है? मॉथ. कहाँ से लाया गया? उसके नेचुरल हैबिटेट से, तब जाके कंट्रोल. तो दूसरा पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है. क्या? प्रीडेटर का दूसरा काम है कि प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखो और पॉपुलेशन को स्टेबल रखो, क्योंकि अगर प्रे पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी कर देगा. जैसे एक एक्जोटिक स्पीसीज अगर आप कहीं इंट्रोड्यूस कर दोगे तो और उसका प्रेडेटर वहाँ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. जैसे प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, जबकि उसका वहाँ प्रेडेटर नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया. इसको कंट्रोल करने के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट से क्या लाया गया? कैक्टर फीडिंग प्रेडेटर. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जैसे एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, ये किस पर बेस्ड है? एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी किस पर बेस्ड है? तो आंसर देंगे प्रेडेशन पर बेस्ड है, क्योंकि किसको रेगुलेट करना है? प्री की पॉपुलेशन को. प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन क्या? मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी. तो तीसरा काम, प्रीडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है. कैसे? क्योंकि ये घाटा देता है कंपटीशन एमंग द प्रे स्पीसीज. इसका भी एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल है इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, एक स्टारफिश है जिसका नाम पिसा स्टर है. ये इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है. ठीक है. इन ए फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट, जब सभी के सभी स्टारफिश रिमूव कर ली गई, कहाँ से? एक इंटरटाइडल एरिया से, तो देखा गया कि मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई विदिन ए ईयर. क्योंकि क्या हो गया? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. हिंदी में सुन ले, जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रे के इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रोकते हैं. अगर प्रेडेटर रहेगा तो सभी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेंगी, और अगर प्रेडेटर नहीं रहेगा तो कोई ना कोई एक प्रे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा और जो बाकी होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. जैसे
ये प्रेडेटर हटा दिया गया तो लगभग लगभग 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट है और ओवर एक्सप्लॉयट कर दे अपने प्रे को, तो हो सकता है कि प्रे क्या कर जाए, एक्सटिंक्ट, और उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेडेटर भी क्या कर जाएगा, एक्सटिंक्ट। किसके नाते, लैक ऑफ फूड। इसी रीजन के नाते वाई प्रेडेटर जो होते हैं वो बहुत प्रूडेंट होते हैं, वो समझदार होते हैं, वो ऐसे ही अपने प्रे को नहीं मारेंगे, जब खाना होगा तभी मारेंगे। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व क्या, वेरियस डिफेंस लेसन टू इम्पैक्ट द क्या, प्रेडेशन। सम स्पीसीज ऑफ जो इंसेक्ट एंड फ्रॉग, ये क्या करती हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड होती हैं, मतलब ये शब्द याद रखिएगा, कीमोफ्लेजी, टू अवॉइड डिटेक्टेड इजिली बाय क्या, प्रेडेटर। जो प्रे होती है वो हमेशा प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तो तरीका निकाल ही लेती है। सम आर पॉइजनस, कुछ प्रे क्या होते हैं, पॉइजनस, तो फिर अगर पॉइजनस होंगे तो अवॉइडेड बाय क्या, प्रेडेटर। जैसे ये टिक कर लो, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू क्या, इट्स प्रेडेटर बर्ड। क्यों, इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल है। क्यों, बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग द क्या, कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन कहा, पॉइजनस बीड। फॉर प्लांट हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस हैं वो क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं। लगभग लगभग 25% इंसेक्ट कैसे होते हैं, फाइटोफैगस, मतलब क्या करते हैं, प्लांट के सैप पर फीड करते हैं। प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट, क्यों, प्लांट बेचारे एनिमल की तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, रन अवे नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट फिर क्या करता है, कोई ना कोई एस्टोनाइजिंग वैरायटी ऑफ मार्फोलॉजिकल या केमिकल डिफेंस डेवलप करता है, किसके अगेंस्ट, हर्बीवोरस। जैसे, तो जैसे टिक कर लो, थॉर्न आर द मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट के लिए थॉर्न इज द मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। इसमें किसमें, जैसे अकेसिया में और कैक्टस। बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं केमिकल जो क्या करते हैं, हर्बीवोरस को सिक कर देते हैं, ठीक है, तो इनहिबिट कर देंगे क्या, फीडिंग या डाइजेशन, ठीक है, या उनको उनका रिप्रोडक्शन ही डिस्टर्ब कर देते हैं, या प्रेडेटर को किल ही कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन देन क्या, कैलाट्रोपिस ग्रोइंग एन अबंडेंट फील्ड। प्लांट जो कैलाट्रोपिस का है वो प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, दैट्स व्हाई यू नेवर सी, आपने नहीं देखा होगा किसी भी कैटल या गोट को खाते हुए किसको, ब्राउजिंग। ये सर्सन रीजन है कि कैलाट्रोपिस को कोई भी प्लांट नहीं खाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक क्या पाया जाता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से, किसके आधार पर, कॉमर्शियल स्मेल, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रैटेसिन, ओपियम। ये सब प्लांट क्या आपके लिए थोड़े प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है देम एक्चुअली एज ए डिफेंस अगेन ग्रेजर एंड ब्राउजर। ये नीट में बेटा आया हुआ सवाल है कि ओपियम का प्लांट ओपियम क्यों बनाता है, तो आप कहोगे ये वास्तव में डिफेंस है। चलिए, दूसरा है कंपटीशन। जब डार्विन बात करते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, ये कन्विंस है दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट क्या, कंपटीशन अकर्स कब, व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, जो कि क्या रहता है, लिमिटिंग। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभार टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी क्या कर जाती हैं, कंपीट कर जाती हैं सेम रिसोर्स। जैसे सैलो साउथ अमेरिकन लेक में जो विजिटिंग फ्लेमिंगो हैं और वहाँ पहले पाए जाने वाले फिशेज हैं
वो कंपटीट करते हैं किसके लिए, कॉमन फूड के लिए। कौन सा, जू प्लैंकटन। और ये भी जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग ही हो किसके लिए, कंपटीशन के लिए। कभी कभार रिसोर्स होता है तब भी कंपटीशन होता है। लिखा है इंटरफेरिंग कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसमें फीडिंग इफिशियंसी ऑफ एक स्पीसीज रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। जबकि रिसोर्स क्या है, एबंडेंट है। तो जरूरी नहीं है कि रिसोर्स कम होगा तभी कंपटीशन होगा, रिसोर्स ज्यादा होगा तब भी कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस in which fitness of one species is significantly lower in presence of क्या, other। और फिटनेस किस रेस्पेक्ट में, आर। इट इज रिलेटिवली इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गाउस और अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने ऐसा काम किया। क्या, जब रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये लाइन टिक कर लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नीट में आ भी सकती है। तो कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट कर देगी किसको, अदर स्पीसीज। एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर वाज नॉट क्या, ऑलवेज कंक्लूसिव। देखिए गाउस ने क्या कहा है कि जो सुपीरियर होगी वो इंफीरियर को एक्सक्लूड कर देगी, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। Strong and persuasive circumstantial evidence does exist however in some cases। जैसे एग्जाम्पल देखो, एबिंगडन टार्टवाइस कहाँ से, गैलाबोंगा आइसलैंड से क्या कर गए, एक्सटिंक्ट कर गए। किसमें, डिकेड्स में है। कब, जब गोट इंट्रोड्यूस ऑन आइसलैंड ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये गाउस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को सिद्ध कर रहा है। Another evidence for occurrence of competition in nature come from what is called competitive release। क्या, एक species whose distribution is restricted to small geographical area। क्यों, because of presence of competitive superior species is found to expand its distribution range dramatically when competing species is experimentally क्या कर दिया गया, remove। मतलब जैसे ही competing species को रिमूव कर दिया गया वैसे उसका फैलाव बढ़ गया। कहने का मतलब है कि अगर competitive species है तो बहुत restricted एरिया में रहेंगे, और अगर competitive species नहीं है तो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। Connell's elegant field experiment shows that क्या, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नाइकल, नाम क्या है, बालानस, ये डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया को और ये एक्सक्लूड कर देता है किसको, स्मॉलर बार्नाइकल। कौन सा, कैथा मालस को, फ्रॉम दैट जोन। तो ये भी किसके फेवर में है, competitive release या competitive exclusion of Gauss। In general, herbivores and plant appear to more adversely affected by। ये आया हुआ सवाल है, इसी साल नीट में एग्जाम आया है। ठीक है, हर्बीवोरस और प्लांट ज्यादा इफेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, कंपटीशन देन द कार्निवोरस। ये पॉइंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल बेटा नीट में आया है। गाउस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो कहता क्या है, टिक कर लो, कह रहा है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing from same resource cannot coexist indefinitely। और जल्दी ही कॉम्पिटिटिवली जो इंफीरियर होगी वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी अपने आप। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्स आर क्या, ये तभी सही हो सकता है जब रिसोर्स आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। लेकिन मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट ऐसा, ज्यादातर इसको लोग नहीं मानते हैं। कहते हैं while they not rule out the occurrence of क्या,
inter-specific competition in nature. They point out that species facing competition, जो कंपटीशन कर रही होंगी वो कोई ना कोई मैकेनिज्म क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे, और जिससे क्या हो सके को एग्जिस्टेंस। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का अपोजिट है को एग्जिस्टेंस। इनका वैज्ञानिकों को कहना है कि कोई ना कोई तो तरीका होगा ही जिससे कोई एग्जिस्टेंस होगा, क्या ना होगा, एक्सक्लूजन। वन सच मैकेनिज्म इज द, जैसे जैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग किसके लिए होता है, को एग्जिस्टेंस के लिए होता है। अगर दो स्पीसीज कंपीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो ये कंपटीशन को एवॉइड करेंगी, चूजिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग या डिफरेंट फ्रैगिंग पैटर्न। इसके फेवर में कौन वैज्ञानिक है, मैकआर्थर। इन्होंने कहा कि जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वार्बलर्स की, ये एक साथ रहती हैं कहाँ, सेम ट्री पर, लेकिन एवॉइड करती हैं क्या, कंपटीशन, और को एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फ्रैगिंग एक्टिविटी। तो जो काम की बात निकल के आई है ये, कि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो गाउस कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाता है या कॉम्पिटिटिव रिलीज हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या कॉम्पिटिटिव रिलीज एक अलग बात है, जो ये कहती है कि जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी। लेकिन मैकआर्थर कहते हैं कि नहीं, वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस होता है, जो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज है वो कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल लेंगे जिससे वो को एग्जिस्ट करे। ठीक है। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की बात करें तो कंसिडरिंग दैट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर क्या, फ्री लॉजिंग एंड मील, it does not surprising that parasite has evolved so that many taxonomic group from plant to animal to higher vertebrate. many parasite evolved to be host specific, ये पॉइंट टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पैरासाइट लिखा दे, पैरासाइटाइज ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट इन सच ए वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरा, ये शब्द बहुत काम का है आपके, को इवाल्व। होस्ट और पैरासाइट को इवाल्व होते हैं। को इवाल्व का मतलब देखो क्या है, इफ होस्ट इवाल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग द पैरासाइट, तो पैरासाइट भी इवाल्व करेगा मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज द देम। मतलब अगर होस्ट ने कोई चेंज किया है तो पैरासाइट भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ चेंज कर लेगा। इन ऑर्डर टू बी द सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल, पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल, पैरासाइट इवॉल्व करेगा कोई ना कोई स्पेशल एडाप्टेशन, जैसे लॉस कर देगा किसको, अननेसेसरी सेक्स ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन जैसे शक्कर टू क्लिंग ऑन द होस्ट, लॉस कर देगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और हाई क्या होगी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन या टू इंटरमीडिएट होस्ट आर क्या, वेक्टर टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म आर इट्स प्राइमरी होस्ट। याद रखिएगा, एक या दो हो सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट हो और वेक्टर हो टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। कभी कभार एक ही होस्ट होता है और कभी कभार एक से ज्यादा होस्ट होते हैं। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड ऑन कहाँ, तो आंसर देंगे दो इंटरमीडिएट होस्ट, एक का नाम क्या है स्नेल, एक का नाम क्या है फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। जैसे मलेरिया पैरासाइट की बात करो तो उसको एक वेक्टर चाहिए, कौन, मॉस्किटो, टू स्प्रेड द अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हमेशा नुकसान करते हैं किसको, होस्ट। दे में रिड्यूस क्या, सर्वाइवल कामा ग्रोथ कामा रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड हेंस रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। दे माइट बी रेंडर the host more vulnerable to the predation by making it weak. Do you believe, करो believe ऐसा कुछ नहीं होता है, आइडियल पैरासाइट नहीं होता है। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, तो
को हम क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट। मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर क्या, लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक ऑन डॉग, ये बेटा ट्रू पैरासाइट है। मेनी मैरीन फिशेज इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासिटिक कॉपी पोड। कास्कुटा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है दैट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट दैट लॉस इट्स क्या, chlorophyll and live in course of evolution. It derive its nutrition from the host plant which where it is parasitized. जो फीमेल मॉस्किटो है उसको असली में नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट, क्यों, केवल ब्लड सकिंग करने का, बाकी तो पैरासाइट अलग रहता है, हम लोग अलग रहते हैं। होस्ट और पैरासाइट जब एक साथ रहें तो वही असली पैरासाइट होंगे। इट नीड आवर ब्लड और क्या, रिप्रोडक्शन। इन कंट्रास्ट एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, तो एंडोपैरासाइट आर दोज दैट लाइव इनसाइड क्या, होस्ट बॉडी एट क्या, डिफरेंट साइड, जैसे लिवर है, किडनी है, लंग्स है, आरबीसी है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ब्रूड पैरासिटिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रूड पैरासिटिज्म इन ए बर्ड इज फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ क्या, पैरासिटिज्म इन विच जो पैरासिटिक बर्ड है वो ले करती है अपने एग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट और होस्ट इनक्यूबेट करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड ने इवॉल्व किया है और इनकी बिल्कुल समानता हो जाती है किससे, होस्ट के एग की साइज में भी और कलर में। टू रिड्यूस क्या चांस ऑफ द क्या, होस्ट, क्योंकि बर्ड फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और उनको छोड़ नहीं पाएगी या उनको इजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा इसमें क्या हुआ है कि जो पैरासिटिक बर्ड है उसने अपने अंडों का रंग और साइज ऐसा किया है कि जो होस्ट बर्ड है वो पहचान नहीं पाएगी। एग्जाम्पल देखो, जो कुक्कू, जो कोयल है, वो अंडे रिलीज कर देती कहाँ, क्रो के नेस्ट में। कमेंसलिज्म, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड जबकि अदर स्पीसीज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। एन आर्किड, एक आर्किड ग्रो कर रहा है एज ए एपीफाइट ऑन क्या, मैंगो ब्रांच, या बारनैकल ग्रो कर रहा है कहाँ, बैक ऑफ वेल। इसमें ना तो मैंगो के ट्री को कोई नुकसान है ना ही व्हेल को कोई नुकसान है। इसका मतलब ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, कमेंसलिज्म। कैटल अर्गट और ग्रेजिंग कैटल, इनका जो क्लोज एसोसिएशन है, आपने देखा होगा कि आगे आगे जो जानवर है वो चलता रहेगा, पीछे पीछे जो अर्गेट होंगे वो अपना खाते रहेंगे। अर्गेट ऑलवेज फोरेज क्लोज टू द वेयर कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज एज कैटल मूव स्टिर अप एंड प्लस आवर इंसेक्ट वेजिटेशन एंड अदर माइट टू बी डिफिकल्ट। तो क्या आगे आगे जानवर चल रहा है, पीछे पीछे बगुला चल रहा है, तो जो बगुला है वो इंसेक्ट को खा रहा है, इससे कैटल को तो कोई नुकसान नहीं है ना, तो कैटल को उसको बगुले को या अर्गेट को फायदा है क्योंकि कैटल का कोई नुकसान नहीं है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, कमेंसलिज्म का। तो एग्जाम्पल याद रखो। पहला एग्जाम्पल है आर्किड ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन मैंगो, बारनैकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा है कैटल अर्गट एंड ग्रेजिंग कैटल। ठीक है। Another example of commercialism is the interaction of, चौथा एग्जाम्पल देखो, सी एनीमॉन, बिटवीन सी एनीमॉन और किसके बीच है, तो आंसर देंगे क्लान फिश। चार एग्जाम्पल याद रखेंगे बस, चार एग्जाम्पल कमेंसलिज्म के आपको याद रखना है। इसी तरीके से म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे। इंटरेक्शन कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज,
जैसे लाइकेन बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, म्यूचुअलिज्म का। ये इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच, फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी या किसके बीच, साइनोबैक्टीरिया के बीच। माइकोराइजा ये भी क्या है, एसोसिएशन है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। तो माइकोराइजा भी किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। फंजाई हेल्प करते हैं किसको, प्लांट्स को, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जबकि प्लांट बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। Most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant animal relationship। क्या लिखा है, plant need help of animal for pollinating their flower and dispersing their seed। एनिमल ऑब्वियसली है पेड फीज, एनिमल कहते हैं हमको क्या चाहिए, फी चाहिए अपनी सर्विस के लिए। तो प्लांट हमेशा क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं या फी देते हैं, किस फॉर्म में, या तो पॉलन के फॉर्म में या तो नेक्टर के फॉर्म में, किसको, पॉलिनेटर। या फिर किसी से कह रहे हैं कि हमारा सीड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर क्या, सीड डिस्पर्सल। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल कि प्लांट कौन कौन से रिवार्ड देते हैं। तो जो पॉलिनेटर हैं उनको क्या रिवार्ड देंगे, तो पॉलिनेटर को रिवार्ड देंगे नेक्टर और पॉलन, और सीड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या रिवार्ड देंगे, तो आंसर देंगे क्या, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट। बट द म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम शुड आल्सो safeguard against क्या, cheater। For example, animal that try to steal nectar without pollination। Now you can see why plant animal interaction भी आपस में क्या शो करता है, को इवोल्यूशन। तो को इवोल्यूशन बेटा यहाँ पे मिला है, को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड क्या, इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज आर टाइटली क्या, linked with one another। In many species of fig tree there is a tight one-to-one relationship with क्या, pollinator species of wasp। तो फिग और wasp का जो रिलेशन है वो भी बेटा किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का। It means that a given fig species can be pollinated only by its क्या, partner wasp species, किसी दूसरी स्पीसीज से पॉलिनेट नहीं होगा। अब रिवार्ड के नाम पर अगर हम देखें तो जो फीमेल वैस्प है वो यूज करती है फ्रूट को किसमें, एज ए ओवी पोजीशन, जबकि और भी यूज करती है क्या, डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फिग और फीमेल वैस्प के बीच कौन सा एसोसिएशन, तो कहोगे म्यूचुअलिज्म है, एक सवाल। दूसरा, इसमें फीमेल वैस्प का क्या फायदा, तो दो फायदे। एक फायदा ये है कि जो फ्रूट है वहीं ओविपेजिशन या एग लेइंग होता है, और जो सीड है उनको यूज करते हैं नर्सिंग द लार्वा। वैस्प पॉलिनेट करता है किसको, फिग के इन्फ्लोरेसेंस को, while searching the suitable egg laying site। In return favor for pollination, fig offer क्या, wasp of some developing seed and food for developing wasp larva। Orchid show bewildering diversity of क्या, floral pattern, many of which have evolved to attract क्या, राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, जैसे बीज और बम्बल बीज। तो आर्किड और बीज के बीच जो रिलेशन है वो भी क्या है, म्यूचुअलिज्म है। सभी आर्किड रिवार्ड नहीं देते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन आर्किड जिसका नाम क्या है, ओफ्रिस, ये एम्प्लॉयज करता है किसको, सेक्सुअल डेसिट टू गेट पॉलिनेशन बाई क्या, बी। तो ध्यान सुनिएगा, बी और ओफ्रिस का अगर नाम लेगा तो ये एक स्पेशल केस है, यहाँ स्यूडो कॉपुलेशन होता है। कौन सा बेटा, स्यूडो कॉपुलेशन। क्या होता है देखो, क्योंकि इस आर्किड का जो एक पेटल है वो बिल्कुल सेम है किसके, फीमेल ऑफ बी इन साइज एंड क्या, कलर।
तो जो मेल बी है वो अट्रैक्ट हो जाता है, परसीव हो जाता है फीमेल की तरफ, उसको लगता है कि उसकी फीमेल है, जबकि वह हकीकत में उसकी फीमेल नहीं है। तो क्या करता है, मेल वहां स्यूडो कॉपुलेट करता है विद द फ्लावर ड्यूरिंग द प्रोसेस डस्टेड एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट विद क्या, एन अदर फ्लावर, इट ट्रांसफर पॉलन टू इट। तो ध्यान से सुनेंगे, ओफ्रिस और बीज के बीच कौन सा रिलेशन है, तो ये एक स्पेशल फिनोमेना है जिसको हम स्यूडो कॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो मेल बी है वो स्यूडो कॉपुलेट करती है इसके साथ, फ्लावर के साथ। क्यों, क्योंकि जो फ्लावर है उसका एक पेटल है वो बिल्कुल फीमेल के जैसा है। इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या देखने को मिलेगा, को इवोल्यूशन। अगर फीमेल बी अपने कलर के पैटर्न में कोई चेंज ले आएगी तो जल्दी ही क्या करना पड़ेगा, जो आर्किड का फ्लावर है वो भी क्या करेगा, वो इवॉल्व करेगा टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल। तो को इवोल्यूशन एक शब्द बहुत बढ़िया मिल गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम आपको इसके बाद वाला चैप्टर इकोसिस्टम पढ़ाएंगे। तो 2 चैप्टर इकोलॉजी में बचे हैं और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक बच्चों, बाय बाय।